अस्सलामुअलैकुम। आई एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबश्शिर नियाज। आज मैं आपको गैट सब्जेक्ट के हवाले से इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। आप अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या आप इस वक्त PhD करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, आपको गैट सब्जेक्ट से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और अगर आप गैट सब्जेक्ट के बारे में इससे जो मेरी वीडियो में मौजूद है इससे भी कुछ और ज़्यादा पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके क्वेरीज का प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। आज हम बात करते हैं कि गैट सब्जेक्ट होता क्या है और कैसे लिया जाता है। पहली बात तो यह है कि गैट सब्जेक्ट इस वक्त जो जारादारी कहम है वो NTS की है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस की। आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले एस्टेब्लिश होने वाला इदारा टेस्टिंग के हवाले से वो NTS ही था। अगरचे HSC ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, मगर वक्त के साथ साथ फिर इसके मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होना शुरू हुए, जिसकी वजह से फिर मुल्क में NTS के मद्दे मुकाबल कुछ और टेस्टिंग एजेंसीज भी सामने आ गई। जिस तरह PTS है, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस है, इसी तरह CTS है, कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस है। ये मुख्तलिफ तरह के टेस्टिंग सर्विसेज हैं जो इस वक्त मुल्क में ऑपरेट कर रही है। लेकिन इस वक्त वो जो CTS है या PTS है वो एक इस वक्त सिर्फ रिक्रूटमेंट साइट पे है। किसी इदारे को अगर एम्प्लॉयज रिक्रूट करके देने हैं तो फिर वो काम कर रहे हैं। इस वक्त NTS इस गैट सब्जेक्ट के हवाले से अपनी इदारादारी कायम किए हुए है। अब गैट सब्जेक्ट किस तरह से होता है, कैसे होता है? पहली बात तो यह है कि गैट सब्जेक्ट दर हकीकत उन स्टूडेंट्स को देना होता है जिन्होंने PhD में एडमिशन लेना होता है। एक गैट जर्नल होता है जो MPhil में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में आप MPhil में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपका गैट जर्नल क्लियर होना जरूरी है। और इसी तरह से अगर आप PhD के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपका गैट सब्जेक्ट पास होना जरूरी है। अब इन दोनों के लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। गैट जर्नल के लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेंज होता है। अमूमी तौर पे 50% अगर आप नंबर लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आप गैट जर्नल में कामयाब तस्वर होते हैं। अब जो गैट सब्जेक्ट है उस हवाले से मैं आपको ब्रीफ कर दूं। गैट सब्जेक्ट ये दर हकीकत किसी मखसूस सब्जेक्ट के अंदर आपके नॉलेज को चेक किया जाता है। यहाँ गैट सब्जेक्ट के अंदर आपके पास अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर PhD के अंदर एनरोल्ड होना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले एक उनका टेस्ट होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बाज़ औक़ात वो टेस्ट यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है, मुतल्लिका डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है, और बाज़ औक़ात गैट सब्जेक्ट ये NTS वाले ही उस टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं। बहरहाल ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप गैट सब्जेक्ट क्वालिफाइड हैं, जो कि अमूमी तौर पे 60% वाला ही क्वालिफाइड होता है या 70% वाला यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फिर रूल चेंज हो जाता है, तो उस वक्त आप को फिर यूनिवर्सिटी का जो अपना डिपार्टमेंटल इम्तिहान है आई थिंक वो आपको देने की फिर जरूरत नहीं होगी। अब गैट सब्जेक्ट के अंदर कितनी परसेंट वेट होता है मैं आपको बता दूं। 20% वेट होता है आपकी जर्नल एबिलिटीज का। उसके अंदर क्या क्या चीजें वो मैं बताता हूं। और 80% होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप जिस सब्जेक्ट के अंदर PhD करना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड 80% मार्क्स होंगे और 20% दीगर चीजें होंगी। अब दीगर चीजों में क्या होंगी? दीगर चीजों में एक तो आपके पास इंग्लिश है कि इंग्लिश के सेंटेंस क्या ट्रांसलेशन हो सकती है, उसको कोई क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, उसमें से बाज़ औक़ात प्रीपोजिशंस, इसी तरह टेंसेस वगैरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई इतने ज़्यादा पेचीदा नहीं होते। अगर आप अच्छी तरह से उसको आप हल करने की कोशिश करेंगे तो हल हो सकते हैं। आप इतना मुश्किल सवाल उसमें नहीं होते। और जो दूसरी बात है कि गैट सब्जेक्ट के इस इंग्लिश के अलावा क्या चीज़ें होती हैं। इंग्लिश के अलावा आपके पास ना तो वहाँ पे IT होगी, ना वहाँ पे आपका जनरल नॉलेज चेक किया जाएगा, ना गैट सब्जेक्ट के अंदर आपका बेसिक मैथमेटिक्स होगा। ये चीज़ें नहीं होंगी। आपके फिर जो दीगर चीज़ें हैं उसके अंदर आपका एनालिटिकल रीजनिंग, यानी इंग्लिश के अलावा जो एनालिटिकल रीजनिंग वो एक बिग पोर्शन होता है उसी 20% के अंदर। अब बात आती है कि एनालिटिकल रीजनिंग क्या चीज़ है। एनालिटिकल रीजनिंग दर हकीकत आपको एक लेंथी पैरा दे देते हैं, वहां पे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं और उनमें से आपको सवालात को उलझा कर पेश किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूं कि उन्होंने एक दफ़ा मैंने गैट सब्जेक्ट क्योंकि प्रॉपरली इस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया हुआ है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि गैट सब्जेक्ट किस तरह से होता है। अब एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था कि ताहिर, उमैर, कादिर, शुएब, 5-7 लड़कों के नाम लिखने के बाद उन्होंने कहा दे आर क्रिकेटर्स, दे कैन स्विम,
इसी तरह से और इसके अंदर और भी चीजें उन्होंने ऐड की हुई थी। अब उन्होंने इनको इस तरह से मिक्स किया था कि आपने ये बताना है इनमें से कौन से ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, कौन से ऐसे हैं जो एक पेयर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा था कि यहाँ हमारे पास एक जर्नलिस्ट की एक टीम है जिनमें से 2 टेक्नीशियंस हैं, 2 फोटोग्राफर्स हैं, इसी तरह से 2 रिपोर्टर्स हैं, 2 जो है एडिटर्स हैं। उन सब की इस तरह से कहानी बताने के बाद एट द एंड ये कहा था कि एक जर्नलिस्ट की फोटोग्राफर की शादी हुई टेक्नीशियन के साथ, इसी तरह से न्यूज एडिटर की शादी हुई है न्यूज डायरेक्टर के साथ। तो आखिर में एट द एंड उन्होंने कहा था कि किसकी शादी किसके साथ नहीं हुई। बहरहाल इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपका टाइम कंज्यूम किया जाए। आपका टाइम वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 घंटे के अंदर आपने 100 क्वेश्चंस हल करने होते हैं, तो इसलिए वो आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए इस तरह के सवाल देते हैं। लेकिन अगर आप एक पूरी तवज्जो के साथ उसको पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में वो एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन भी इतना मुश्किल नहीं होता। अब हम आते हैं 80% जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एजुकेशन का वहां पे दिया था, तो एजुकेशन के अंदर उन्होंने पूछा हुआ था व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी क्या है। इसी तरह से उन्होंने कहा था व्हिच इज बेस्ट शेप फॉर क्लासरूम की सबसे अच्छी शेप क्या होती है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है। इस तरह के वो क्वेश्चन दे सकते हैं। इसी तरह से हु इज फादर ऑफ गाइडेंस, इस तरह का क्वेश्चन जो एजुकेशन के हवाले से था। आप अपने सब्जेक्ट के हवाले से देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। आपने सब्जेक्ट को थारो वाली याद करना है, ये नहीं है कि एक पेज एक सब्जेक्ट एक चीज याद कर ले। आपने अब तक जो पढ़ा है वो मुख्तलिफ हवाले से आपने उनको हाईलाइट कर लेना है कि आपको कौन सी चीजें मजीद आज पर करने की जरूरत है। तो आप 3-4 महीने की अच्छी प्रिपरेशन के साथ अगर आप गैर सब्जेक्ट में बैठेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट को क्लियर ना कर सके, लाजमी क्लियर कर जाएंगे। अब हम आते हैं गैर जर्नल की तरफ। गैर जर्नल में क्या होता है? गैर जर्नल में दर हकीकत आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता। गैर जर्नल के अंदर आपकी ओवरऑल एबिलिटीज को चेक किया जाता है कि आपको एमफिल में अगर एडमिशन दिया जाए तो क्यों दिया जाए। तो वहां पर आपको किसी एक सब्जेक्ट से मुतालिक सवालात नहीं होते। वहां पर इंग्लिश भी होती है, वहां पे बेसिक मैथमेटिक्स भी होती है जो आपने प्राइमरी और एलिमेंट्री पोर्शन में पढ़ी थी। इसी तरह आपके पास वहां पर आईटी का नॉलेज भी हो सकता है। इसी तरह आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग का एक बहुत बड़ा बिग पोर्शन होता है। इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आने चाहिए। वहां पे प्रीपोजिशन है, टेंसेस हैं और इसी तरह से वर्ड्स मीनिंग है, अपोजिट वर्ड्स हैं, इसी तरह सिनोनियम एंटीनोनियम, ये चीजें सारी शामिल होती हैं। तो आप इस तरह से तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आप गैर जर्नल को भी क्लियर कर सकते हैं, गैर सब्जेक्ट भी क्लियर कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने अच्छी तरह से इनकी कम से कम मैं कहता हूँ 3 महीने आपने अगर तैयारी की हुई है तो कोई मुश्किल नहीं है कि आप गैर सब्जेक्ट और गैर जर्नल को क्लियर कर जाएंगे। मजीद इस हवाले से अगर आपको मालूमात दरकार है तो मेरा ये चैनल आप सामने हाजिर है। आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें, इंशाल्लाह अजीज आपकी तमाम तर क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। अब मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।